हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज से हम CUET-PG लाइफ साइंस के सिलेबस को डिटेल में कवर करने वाले हैं। यूनिट 1 से लेके जितनी भी यूनिट लाइफ साइंस में है, सारी की सारी यूनिट्स हम एग्जाम ओरिएंटेड वे में कवर करने वाले हैं। आज के इस टॉपिक में हम सबसे पहले टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं। आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमैटोग्राफिक टेक्निक्स। कौन कौन सी क्रोमैटोग्राफिक टेक्निक्स है, उसमें क्या प्रिंसिपल अप्लाई होता है और उसके कुछ एप्लीकेशंस को भी हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर मैं बात करूं आपसे क्रोमैटोग्राफी होती क्या है, तो बेसिकली जस्ट आप इमेजिन करो कि आपके पास आपने लैब में स्पिनैच वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया होगा, जिसमें आप क्या करते हो, स्पिनैच को क्रश करते हो। क्रश करने के बाद आप एक पेपर के ऊपर उसको डालते हो और देन आप एसीटोन का यूज करके उस स्पिनैच के पिगमेंट्स को अलग अलग करते हो। तो बेसिकली सेपरेशन आप यहां पे कर रहे हो। तो किसी भी चीज के सेपरेशन को करने के लिए आपको क्रोमैटोग्राफिक टेक्निक का यूज करना पड़ता है। इसी वर्ड से आपका बनता है क्रोमा प्लस ग्राफीन। ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्रोमैटोग्राफी। इंग्लिश वर्ड है क्रोमैटोग्राफी, साइंटिफिक वर्ड है, और इसका जो ओरिजिनल नेम है वो ओरिजिनेट हुआ है आपके क्रोमा प्लस ग्राफीन वर्ड से। ठीक है, एकदम बेस से स्टार्ट करते हैं, ज्यादा घाई नहीं करेंगे। सी आई नो कि ये जो टॉपिक है टेक्निक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन वाले, उसमें स्टूडेंट्स को बहुत डाउट होता है। क्यों? क्योंकि आपका बेस नहीं क्लियर होता है। सो आज के सेशन में हम सबसे पहले क्रोमैटोग्राफिक टेक्निक को एकदम स्क्रैच से करेंगे। ठीक है, और फिर जितनी भी क्रोमैटोग्राफिक टेक्निक्स है, हर एक टेक्निक्स को डिटेल में कवर करेंगे। देखो, अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की, जो कि कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, दैट क्रोमैटोग्राफी इज अ सेपरेशन टेक्निक। क्रोमैटोग्राफी है क्या बेसिकली? तो क्रोमैटोग्राफी आपकी एक सेपरेशन टेक्निक है, जिस टेक्निक का यूज करके आप अलग अलग कंपाउंड्स को, अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेट करके उसको आइडेंटिफाई करते हो, उसको विजुअलाइज करते हो, उसको क्वांटिफिकेशन उसका करते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक मिक्सचर है। ठीक है, उस मिक्सचर के अंदर आपके पास प्रोटीन सैंपल्स प्रेजेंट है, प्रोटीन ए, एक दूसरा प्रोटीन भी आपके पास उसमें प्रेजेंट है, प्रोटीन बी, और एक आपके पास तीसरा प्रोटीन प्रेजेंट है, प्रोटीन सी, एंड एक और प्रोटीन। 4 प्रोटीन आपके पास यहां पे प्रेजेंट है, प्रोटीन डी। अब आपको पता करना है कि ये प्रोटीन्स कौन कौन से हैं, इनका क्या स्ट्रक्चर है, और ये किस तरीके से मिक्सचर में मिले हुए हैं। ठीक है, किसका क्या रोल है, मतलब सारी की सारी चीजें आप इस एक क्रोमैटोग्राफिक टेक्निक से इन सारे प्रोटीन्स को सेपरेट करके उन प्रोटीन्स के नेचर को क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। ठीक है, सो क्रोमैटोग्राफी क्या है, एक सेपरेशन टेक्निक है। और ये किस चीज के ऊपर बेस्ड होती है? तो सेपरेशन टेक्निक बेस्ड होती है कि आपके ये जो प्रोटीन है वो किस तरीके से आपके क्रोमैटोग्राफिक फेजेस से इंटरैक्ट कर रहे हैं। अब ये जो क्रोमैटोग्राफिक फेजेस है, ये क्या होता है, ये हम अपकमिंग क्लासेस में क्या करेंगे, कवर करेंगे। आगे की स्लाइड्स में हम आपको डिटेल में समझेंगे कि 2 फेजेस आपके कौन कौन से हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, देखो क्रोमा, क्रोमा यानी क्या होता है आपका कलर, और ग्राफीन यानी राइटिंग। ठीक है, टू राइट। तो यहां पे बेसिकली आप कलर्ड कंपाउंड को क्या करते हो, सेपरेट करते हो, राइटिंग करते हो। राइटिंग करना बेसिकली यानी उसको सेपरेट करना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक पेपर है, उस पेपर के ऊपर आपने यहां पे एक मिक्सचर डाला हुआ है, प्रोटीन का मिक्सचर, और उस प्रोटीन के मिक्सचर के अंदर प्रोटीन ए बी सी डी प्रेजेंट थे। तो डिपेंडिंग अपॉन सर्टन फैक्टर्स, अब वो कौन कौन से फैक्टर्स है वो हम आगे देखेंगे। तो उन फैक्टर्स के बेस पे ये जो आपके प्रोटीन मिक्सचर्स हैं, ये अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी टेक्निक को हम कहते हैं क्रोमैटोग्राफिक टेक्निक। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रिंसिपल के ऊपर क्रोमैटोग्राफिक टेक्निक आपका बेस्ड है? सो बेसिकली ये बहुत सारे प्रिंसिपल पे काम करता है। आज हम सबसे पहले देखेंगे डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, अब ये डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल क्या होता है? तो बेसिकली आप इस तरीके से समझो कि आपके पास एक ऑयल है और आपके पास एक वाटर है। ठीक है, ऑयल और वाटर को आपने एक साथ मिक्स करके रखा है, दोनों अलग अलग हैं, मिक्स नहीं हुए क्योंकि वो इमिसेबल लिक्विड है। ठीक है, आपके पास ऑयल है, आपके पास वाटर है, और आपके पास सॉल्ट है। ठीक है, अब सॉल्ट क्या होगा, वाटर के अंदर मिक्स हो सकता है, और कुछ सॉल्ट्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल या आयोडीन ले लो, तो आयोडीन कुछ वाटर के अंदर मिक्स होगा और कुछ आयोडीन ऑयल के अंदर मिक्स होगा। सो डिपेंडिंग अपॉन वाटर के अंदर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है या ऑयल के अंदर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, किसका, आपके कंपोनेंट का। ठीक है, जो कि यहां पे आपका क्या है, आयोडीन, या फिर आपका क्या है, सॉल्ट।
ठीक है। तो इस हिसाब से जहां पे मॉलिक्यूल्स अपने आप को ज्यादा डिसॉल्व करेंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर में डिसॉल्व होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स आपके ऑयल में डिसॉल्व होंगे। सो इसी को हम डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स अपनी पसंद के हिसाब से अपने आप को किन्हीं दो फेजेस में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। उसी प्रिंसिपल को हम कहते हैं डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो बेसिक प्रिंसिपल अगर हम बात करें क्रोमैटोग्राफी की तो क्या होती है, इट इज बेस्ड ऑन, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। किसका डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, मॉलिक्यूल्स का डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। कौन से मॉलिक्यूल्स का डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिन्हें आपको मॉलिक्यूल्स टू बी सेपरेटेड, ठीक है, मॉलिक्यूल्स जिन्हें आपको सेपरेट करना है उन मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। अट्रैक्शन टुवर्ड्स द स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। अब मैंने आपको यहां पे बताया था कि हम दो फेजेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। दे मूव एट डिफरेंट स्पीड्स बिटवीन द टू फेजेस। दे यानी यहां पे कौन दे, आपके मॉलिक्यूल्स, ठीक है, योर मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स आपके स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज में क्या होते हैं, अपने आप को इस तरीके से बांट लेते हैं कि वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। कैसे होता है, क्या होता है, सारी चीजें धीरे धीरे बिल्डअप करते हैं। अभी आप सिर्फ इन चीजों को समझो, ठीक है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास एक सॉल्ट है और वो सॉल्ट आपके स्टेशनरी फेज में और मोबाइल फेज में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसी को हम डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब हो सकता है कि आपका मोबाइल फेज वाटर है और स्टेशनरी फेज आपका कोई हार्ड सेमी सॉलिड सब्सटेंस है, तो सॉल्ट कहां ज्यादा डिसॉल्व होगा, मोबाइल फेज में ज्यादा डिसॉल्व होगा, और कुछ सॉल्ट पार्टिकल्स आपके स्टेशनरी फेज में भी डिसॉल्व होंगे। तो इस तरीके से जहां पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो सकता है, कहीं पे कॉन्सेंट्रेशन कम हो सकता है। इसी को हम डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहां पे एक पेपर है, हम बार बार पेपर का एग्जाम्पल अभी ले रहे हैं, ठीक है। और इस पेपर के नीचे आपने क्या रखा है, एसीटोन रखा है, ठीक है। आपने इस पेपर के नीचे क्या रखा है, एसीटोन रखा है। और यहां पे आपके पास एक मिक्सचर है, यहां पे आपके पास क्या है, मिक्सचर, दिस इज योर मिक्सचर। अब इस मिक्सचर को ये जो मिक्सचर आपने यहां पे लिया है, तो जो ये आपका पेपर है ये इस एसीटोन को एब्जॉर्ब करेगा। एसीटोन को एब्जॉर्ब करने के बाद ये एसीटोन इस पेपर के ऊपर इस तरीके से क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। जो आपका एसीटोन है वो पेपर के ऊपर मूव कर रहा है। तो जो चीज मूव कर रही है उसे हम कहते हैं मोबाइल फेज, और ये जो आपका पेपर है, दिस पेपर इज योर स्टेशनरी फेज, ठीक है। जो आपका एसीटोन मूव हो रहा है, ठीक है, दिस एसीटोन इज योर मोबाइल फेज, एंड ये जो आपका पेपर है ये क्या है, स्टेशनरी फेज है। इतना समझ में आया अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो स्टेशनरी फेज है, ये जो मोबाइल फेज है, इसी दो चीज की वजह से आपका सेपरेशन होता है। कैसे, डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है कि मॉलिक्यूल्स अपने आप को या तो स्टेशनरी फेज में ज्यादा रखना पसंद करेंगे या तो वो मोबाइल फेज में ज्यादा रहना पसंद करेंगे, ठीक है। अब अगर मोबाइल फेज में ज्यादा रह रहे हैं आपके मिक्सचर, आपके मॉलिक्यूल ज्यादा अट्रैक्टेड मोबाइल फेज की तरफ है, तो वो मोबाइल फेज के साथ बहते हुए चले जाएंगे, ठीक है। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो स्टेशनरी फेज की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है, तो वो स्टेशनरी फेज पे ऐसे चिपक जाएंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल्स जो स्टेशनरी फेज में चिपक चुके हैं वो एक जगह पे रुक जाएंगे, और जो मोबाइल फेज पे ज्यादा अट्रैक्टेड है वो मोबाइल फेज के साथ आगे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो फिर यहां पे क्या हो गया, आपका सेपरेशन हो गया। क्रोमैटोग्राफी का क्या मतलब है, क्रोमैटोग्राफी इज द सेपरेशन, किस चीज के ऊपर बेस्ड है, डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड है। डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जब आपके मॉलिक्यूल्स अपने आप को स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज में क्या करते हैं, बांट लेते हैं, उसे हम डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। स्टेशनरी फेज में अगर आपके मॉलिक्यूल ज्यादा हैं तो वो बहुत स्लो मूव करते हैं, वो क्या होते हैं, चिपक के रहते हैं आपके स्टेशनरी फेज में। वेरएज जो आपका मोबाइल फेज है, जो मूव हो रहा है, उसमें आपके जो मॉलिक्यूल्स है वो आगे आगे बढ़ते जाते हैं, सेपरेशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, हम एक जनरल एग्जाम्पल से समझते हैं। एक स्टूडेंट है, आप और आपका फ्रेंड, आपके फ्रेंड और आप एक साथ स्कूल से निकलते हो, बट आपका जो फ्रेंड है वो हर स्टॉप पे, पहले वो रिया के घर पे रुकेगा, फिर वो प्रिया के घर पे रुकता है, फिर वो गार्डन में रुकेगा, फिर वो कहीं और रुकेगा, और देन वो क्या करेगा, अपने होम में आएगा, एंड ये उसका क्या है, स्कूल है, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, जो आप हो, यू,
आप कहां गए, आप डायरेक्टली कहां है, अपने घर से, अपने स्कूल से घर तक आ गए, आप जल्दी अपने घर पे पहुंचोगे। वेयर एज जो ज्यादा रुक रुक के आ रहा था, कभी एक स्पॉट पे रुका, कभी दूसरे स्पॉट पे रुका, फिर यहां रुका, फिर यहां रुका, ये लेट आएगा। सेम तरीके से यहां पे भी होता है, जो मॉलिक्यूल स्टेशनरी फेज पे चिपके हुए रहते हैं वो बहुत स्लो मूव करते हैं, वेयर एज जो मॉलिक्यूल्स मोबाइल फेज में डिसॉल्व हो जाते हैं, मोबाइल फेज के साथ बहुत फास्ट क्या करने लगते हैं, वो मूव करने लगते हैं। ठीक है, वही चीज यहां पे लिखी है। ये समझ में आया कि डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, किस तरीके से मॉलिक्यूल्स अपने आप को स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज में बांटते हैं। नाउ ऐसे मॉलिक्यूल्स जो स्टेशनरी फेज को पसंद करते हैं, मॉलिक्यूल्स विच लाइक्स द स्टेशनरी फेज मोर, वो बहुत स्लो मूव करते हैं। ठीक है, स्लो स्लो मूव कर रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल एक जगह रुक गया। बाकी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसको मोबाइल फेज ज्यादा पसंद है, वो बहुत फास्ट मूव करेगा। अब फास्ट मूव करेगा तो सेपरेशन हो जाएगा। इसी के ऊपर बेस्ड आपका क्रोमेटोग्राफी है, इसी को हम कहते हैं डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। इज दैट वेरी क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ आगे बढ़ते हैं। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजें ध्यान में रखनी है, देखो डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन तो समझ गया ना, आगे और भी प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, जैसे आपका हो गया एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल, एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल। ठीक है, अब ये एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल क्या होता है, तो आपको एक जस्ट ओवरव्यू दे देता हूं कि मॉलिक्यूल्स आपके सरफेस के ऊपर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। आपने दो चीज पढ़ी होगी, एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन आपके मॉलिक्यूल्स के बॉटम लेयर पे होता है, वेयर सरफेस के ऊपर क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो ये चीज आगे इसको डिटेल में कवर करते हैं। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज ध्यान में रखनी है, दैट दी एवरी क्रोमेटोग्राफिक क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड यूजिंग ओनली वन स्टेटमेंट, दैट the molecules separate because they have different affinities for stationary and mobile phase। जो molecule stationary phase के तरफ affinity रखते हैं वो बहुत slow move करेंगे, जो molecules mobile phase की तरफ अपनी affinity रखते हैं वो थोड़ा fast move करेंगे। तो ऐसे separation भी हो जाएगा। जैसे एक रेस है, उस रेस में आप 4 लोग खड़े हो यहां पे, ठीक है, और जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो पहले लाइन पे पहुंचेगा, जिसकी स्लो होगी वो पहले पहुंचेगा, फिर जिसकी और स्लो होगी वो यहां पे, जिसकी और होगी यहां पे। आप सब मिक्स्ड एक लाइन में खड़े थे, अब आप सेपरेट हो गए सारे, कोई रेस जीत गया, कोई यहां पे है, कोई मिडल में है, कोई एकदम स्टार्टिंग में है। क्यों? क्योंकि उनकी स्पीड कम थी। ठीक है, और ये स्पीड कैसे कम हो रही है, डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कम हो रही है। मॉलिक्यूल्स जो स्टेशनरी फेज पे स्पीड स्लो हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स जो मोबाइल फेज में स्पीड फास्ट होगी। क्लियर? नाउ हमने अभी मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज की बात की थी, उसी चीज को हम यहां पे देखते हैं। देखो एवरी क्रोमेटोग्राफी हैज ओनली 2 फेज। कौन कौन से? स्टेशनरी फेज जो कि मूव नहीं कर रहा है, एक जगह पे फिक्स्ड है। ठीक है, अब वो क्या हो सकता है, तो वो आपका पेपर हो सकता है, आपके सिलिका जेल हो सकते हैं, एल्यूमिना हो सकता है, रेजिन्स हो सकते हैं, सेल्यूलोज हो सकते हैं, एगारोज हो सकते हैं, बीड्स हो सकते हैं, पॉलीमर्स हो सकते हैं, ग्लास बीड्स हो सकते हैं। ये सारे के सारे आपके स्टेशनरी फेज के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, नाउ योर मोबाइल फेज, अगर हम बात करें आपके मोबाइल फेज की, तो ये मूव करता है, नाम से ही पता चल रहा है, मोबिलिटी, मोबाइल है वो, उसके अंदर मूवमेंट होगी। नाउ इट कैरीज द मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स को, कौन से मॉलिक्यूल्स को, मॉलिक्यूल्स टू बी सेपरेटेड। ठीक है, मॉलिक्यूल्स दैट आर बीइंग सेपरेटेड, उन्हें मोबाइल फेज अपने साथ लेके जाता है, कैरी करके लेके जाता है। नाउ एग्जांपल्स हैं आपके वाटर, मिथेनॉल, एसीटोनाइट्राइल, हेक्सेन, बफर, गैस, लिक्विड, ये सारे के सारे आपके क्या हो सकते हैं, मोबाइल फेज हो सकते हैं। आपको कैसा गैस किस तरीके से, तो गैस आपका यूज होता है गैस क्रोमेटोग्राफी में, वाटर लिक्विड आपका यूज होता है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में। ठीक है, नाउ व्हाई डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बिहेव डिफरेंटली, मतलब क्यों मॉलिक्यूल्स कुछ स्टेशनरी फेज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स क्यों मोबाइल फेज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सिंपल सा रीजन है इसका, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी साइज बहुत छोटी है वो स्टेशनरी फेज से फटाफट पास हो जाएंगे, यानी उनकी अफिनिटी मोबाइल फेज की तरफ ज्यादा है। तो डिपेंडिंग अपॉन जो आपका सेपरेटिंग मॉलिक्यूल्स है उसका साइज क्या है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, या वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, वेदर दे आर पोलर या फिर वो नॉन पोलर है, या फिर वो वाटर के अंदर मिक्स नहीं हो सकते, तो ऑब्वियस सी बात है वो स्टेशनरी फेज की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे। अगर आपका जो वाटर है वो मोबाइल फेज है तो उसका शेप कैसा है, तो डिपेंडिंग अपॉन साइज, चार्ज, पोलैरिटी, हाइड्रोफोबिसिटी, शेप, एफिनिटी, सॉल्युबिलिटी,
कि वो कितना ज्यादा आपके मोबाइल फेज में सॉल्यूबल है। इन सारे रीजंस की वजह से आपके मॉलिक्यूल स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज में अलग अलग तरीके से अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। Therefore, their interaction with the stationary phase changes, hence separation occur. और इन्हीं इंटरैक्शंस की वजह से, इन्हीं सारे रीजंस की वजह से आपका सेपरेशन हो जाता है मॉलिक्यूल्स का। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, स्टेप बाय स्टेप वर्किंग प्रिंसिपल, मतलब किस तरीके से आपका क्रोमैटोग्राफी काम करता है। तो देखो, सपोज हमारे पास प्रोटीन ए बी सी है, सारी चीजें एक साथ मिक्स्ड है। सबसे पहले हमने क्या किया, आपने सैंपल को लोड किया है, ठीक है। सैंपल लोड कहां करते हो आप? आपके स्टेशनरी फेज पे। सैंपल फेज हम कहां लोड करते हैं? आपके स्टेशनरी फेज पे, ठीक है, ऑन योर स्टेशनरी फेज। मिक्सचर स्टेज एट द ओरिजिन। सारी चीजें अभी मैं आपको डायग्रामेटिकली आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। नाउ मोबाइल फेज स्टार्ट्स मूविंग, इट कैरीज द मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल अभी हम पेपर लेते हैं एक, ठीक है। इस पेपर के ऊपर ये मेरा ओरिजिन है, दिस इज माय मिक्सचर। ये मिक्सचर मैंने अपने पेपर के ऊपर डाला, सो दिस पेपर बिकम्स माय स्टेशनरी फेज। दिस पेपर बिकम्स माय स्टेशनरी फेज। अभी आगे हम समझेंगे कि कैसे पेपर स्टेशनरी फेज नहीं है। पेपर के अंदर एक और छुपी हुई चीज है जो आपकी स्टेशनरी फेज होती है। जब मैं आपको पेपर क्रोमैटोग्राफी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा उस चीज को, ठीक है। नाउ यहां पे आपके पास क्या है? हेक्सेन है। दिस हेक्सेन इज योर मोबाइल फेज। दिस हेक्सेन इज व्हाट? दिस हेक्सेन इज योर मोबाइल फेज। नाउ अब ये जो आपका मोबाइल फेज है, ये मोबाइल फेज धीरे 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 क्या होगा? मोबाइल फेज आपका ऐसे पेपर के अंदर पोरोसिटी होती है, तो ड्यू टू दी पोरस नेचर या फिर ड्यू टू दी कैपिलरी एक्शन, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, ठीक है, आपका ये जो सॉल्वेंट है, मोबाइल फेज जो आपका सॉल्वेंट है, वो इस पेपर पे मूव करेगा। जैसे जैसे ये मूव करेगा तो जो प्रोटीन इस हेक्सेन के अंदर डिसॉल्व हो चुके हैं वो धीरे धीरे इसके साथ मूव होते जाएंगे, और ऐसे प्रोटीन्स, फॉर एग्जांपल प्रोटीन सी आपका स्टेशनरी फेज के ऊपर स्टिक हो गया, तो प्रोटीन सी आपका यहीं रह गया। वेरएज बाकी के जो दो आपके प्रोटीन थे, प्रोटीन बी एंड योर प्रोटीन ए, वो आपके मोबाइल फेज के साथ आगे बढ़ते चले गए, और इस तरीके से आपका यहां पे क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स सेपरेट हो गए। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ वही चीज यहां पे थी, सैंपल हमने सबसे पहले लोड किया, सो दिस वाज द लोडिंग ऑफ द सैंपल। उसके बाद सैंपल लोडिंग के बाद आपका मोबाइल फेज धीरे 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 ऊपर बढ़ा, तो इसे हम कहते हैं मोबाइल फेज मॉलिक्यूल्स को कैरी कर रहा है ना, और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव डिफरेंटली। मॉलिक्यूल सी स्टेशनरी फेज से अट्रैक्टेड था, यहीं रुक गया, बाकी दो मॉलिक्यूल्स आगे बढ़ गए। फास्ट मॉलिक्यूल रीचेस फार्दर, सबसे फास्टेस्ट मॉलिक्यूल आपका था ये, ठीक है, दिस इज योर सॉल्वेंट फ्रंट, ठीक है। नाउ अब आप देखो कि मॉलिक्यूल्स कुछ स्लो मूव है, कुछ फास्ट मूव है। नाउ अब डिपेंडिंग अपॉन उनकी स्पीड कितनी थी, किस तरीके से वो इंटरैक्ट किए, मॉलिक्यूल सारे के सारे यहां पे क्या हो गए? सेपरेट हो गए। तो इस तरीके से आपको एक सेपरेटेड बैंड दिखेगा, यहां पे एक आपको बैंड दिखेगा, यहां पे आपको एक बैंड दिखेगा, यहां पे स्पॉट दिखते हैं या तो बैंड दिखते हैं। तो इस तरीके से आपके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप क्रोमैटोग्राफी पढ़ रहे हो तब। सबसे पहला आपका एल्यूशन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले एल्यूशन क्या होता है? एल्यूशन का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है। एल्यूशन का क्या मतलब होता है? मूवमेंट। मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स थ्रू क्रोमैटोग्राफी कॉलम, ठीक है। अब ये कॉलम बोलो चाहे प्लेन बोलो, एक ही चीज है, ठीक है। सो एल्यूशन यानी मूवमेंट। एलुएंट यानी सॉल्वेंट जो मूव हो रहा है उसे आप एलुएंट कहते हो। एल्यूशन यानी मूवमेंट, और मूवमेंट किस चीज की हो रही है? आपके एलुएंट की मूवमेंट हो रही है, ठीक है। द सॉल्वेंट एंटरिंग द कॉलम, ठीक है, दैट इज योर। अब ये कॉलम यानी आपका क्रोमैटोग्राफिक चेंबर, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रख लो, कॉलम इज योर क्रोमैटोग्राफिक चेंबर, ठीक है।
अब ये क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स होती है, एक होती है प्लेनर क्रोमेटोग्राफी, एक होती है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो मैंने कॉलम का एग्जांपल ले रखा है, ठीक है। सो एलुएंट यानी जो मूव हो रहा है, एलुएट यानी द लिक्विड कमिंग आउट फ्रॉम द कॉलम। एलुएंट जो कॉलम में एंटर कर रहा है, और एलुएट जो कॉलम से बाहर निकल रहा है, ठीक है, उसे हम कहते हैं एलुएट। जो अंदर जाएगा उसे हम कहेंगे एलुएंट, ठीक है, और जिस प्रोसेस से जाएगा उसे हम कहते हैं एल्यूशन। क्लियर? नाउ एल्यूशन वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी ऐसे सॉल्वेंट जो द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज रिक्वायर्ड टू एल्यूट द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के लिए जितने वॉल्यूम के सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम एल्यूशन वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। योर रिटेंशन टाइम, रिटेंशन टाइम का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक कॉलम है, ठीक है, कॉलम, इस कॉलम में यहां से आपका सॉल्वेंट एंटर हो रहा है, ठीक है। तो एंट्री के बाद जितना टाइम इस सॉल्वेंट को आउट के लिए लगेगा, आउट ऑफ कॉलम, क्या सॉल्वेंट, ठीक है, तो जितना टाइम एंट्री से लेके एग्जिट तक लगेगा उस टाइम को हम कहते हैं रिटेंशन टाइम। अब ये रिटेंशन टाइम पेपर क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी में अलग अलग होती है। किस तरीके से होती है वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ अभी इतना ध्यान में रखना है कि एज टाइम जो आपका मॉलिक्यूल ले रहा है सॉल्यूट से बाहर, सॉल्यूट नहीं, कॉलम से बाहर आने के लिए, आप यहां पे सॉल्वेंट ले सकते हो। मैंने सॉल्वेंट इसलिए लिखा है क्योंकि आपका जो मॉलिक्यूल है, जो मिक्सचर है, वो सॉल्वेंट के अंदर ही डिसॉल्व्ड है, ठीक है। आप जनरली आपके मिक्सचर को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर देते हो। अगर हम बात करें कॉलम क्रोमेटोग्राफी की, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये चीज समझिए, रिटेंशन टाइम क्या होता है। नाउ इफ द इंटरैक्शन इज स्ट्रॉन्ग, इंटरैक्शन इज स्ट्रॉन्ग, इंटरैक्शन स्ट्रॉन्ग मतलब किसका, मॉलिक्यूल का इंटरैक्शन जो आप सेपरेट कर रहे हो, किसके साथ, स्टेशनरी फेज के साथ, ठीक है। तो मॉलिक्यूल का इंटरैक्शन अगर स्टेशनरी फेज के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उस केस में क्या होता है, आपका रिटेंशन टाइम बढ़ जाता है। वेयर एज अगर आपके मॉलिक्यूल का इंटरैक्शन या फिर अफिनिटी टुवर्ड्स द स्टेशनरी फेज इज वेरी वीक, तो रिटेंशन टाइम अपने आप क्या हो जाता है, घट जाता है। यानी मॉलिक्यूल्स जब रिटेंशन टाइम घटेगा तो फास्ट मूव करेंगे, वेयर एज जब रिटेंशन टाइम बढ़ रहा है यानी मॉलिक्यूल्स बहुत स्लो मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी वाला रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस इसी तरीके से आपके सीयूईटी पीजी में पूछे जाते हैं, ठीक है। नाउ ये चीज समझी, इंटरैक्शन किस तरीके से हो रहा है, वीक इंटरैक्शन यानी कम रिटेंशन टाइम, स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन यानी ज्यादा रिटेंशन टाइम। क्लियर? नाउ टाइप्स ऑफ, अभी तो प्रिंसिपल समझ में आ गया, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, सारी चीजें समझ में आ गई। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तीन टाइप की है, सब नॉट टाइप, किस चीज के ऊपर बेस्ड है, तो सेपरेशन प्रिंसिपल, कि मॉलिक्यूल्स किस तरीके से सेपरेट हो रहे हैं उनके बेस पे एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। सबसे ज्यादा जरूर इंपॉर्टेंट यही दोनों होते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीजों में, मोस्ट ऑफ द क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में यही दो प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो किसका एग्जांपल था, पार्टीशन बेस्ड डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसी को हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के नाम से जानते हैं, ठीक है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जेल फिल्ट्रेशन, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, रिवर्स फेज, नॉर्मल फेज, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जिसे हम HPLC कहते हैं, और आपका एक GC क्रोमेटोग्राफी जिसे हम गैस क्रोमेटोग्राफी के नाम से जानते हैं। नाउ बेस्ड ऑन दी फेजेस, बेस्ड ऑन द मोबाइल फेज, ठीक है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होगी आपकी और गैस क्रोमेटोग्राफी होगी। अगर मोबाइल फेज गैस है तो गैस क्रोमेटोग्राफी, अगर मोबाइल फेज लिक्विड है तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। इसका एग्जांपल है आपका GC क्रोमेटोग्राफी और इसका है आपका HPLC या फिर TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी वगैरह आपके लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में आते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन दी ज्योमेट्री, ज्योमेट्री यानी कॉलम या फिर स्टेशनरी फेस आपका किसी चीज के अंदर पैक्ड है या फिर किसी प्लेन सरफेस के ऊपर स्प्रेडेड है। तो अगर किसी चीज के अंदर पैक्ड है, किसी सर्कुलर कॉलम के अंदर पैक्ड है, सर्कुलर कॉलम के अंदर अगर फॉर एग्जांपल दिस इज माय सर्कुलर कॉलम, और इस सर्कुलर कॉलम के अंदर अगर मेरा स्टेशनरी फेस पैक्ड है तो उसे मैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी के नाम से जानूंगा। वेयर एज अगर
कोई एक सरफेस है, प्लेन सरफेस, उसके ऊपर मेरा स्टेशनरी फेज ऐसे स्प्रेड है, तो उसे मैं किस नाम से जानूंगा? प्लेनार क्रोमैटोग्राफी के नाम से जानूंगा। इज दैट क्लियर? नाउ अब ये चीज तो मैंने आपको बताई दी है कि व्हाई डू मॉलिक्यूल सेपरेट, ठीक है, किस तरीके से मॉलिक्यूल आपके सेपरेट होते हैं। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल पोसेस डिफरेंट अफिनिटीज टुवर्ड द स्टेशनरी फेज एंड द मोबाइल फेज। इस स्टेटमेंट को आपको कभी भूलना नहीं है, ये एग्जाम वाले पॉइंट्स है, ठीक है, एग्जाम वाले पॉइंट्स, क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। नाउ अब ये जो है सेपरेशन या मॉलिक्यूल्स का इंटरैक्शन, वो किसी फोर्सेस के ऊपर डिपेंड होता है। कौन कौन से फोर्सेस होते हैं वो? सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द मिक्सचर एंड द स्टेशनरी फेज और मे बी द मोबाइल फेज, ठीक है। तो ये 4 फोर्सेस है आपके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल इंटरैक्शन, वैन डर वाल फोर्सेस। दिस इज वन ऑफ द वीक फोर्सेस, ठीक है, वीक, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं आपके। क्लियर? नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, ठीक है, समटाइम्स हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन भी आपको देखने को मिलता है। These forces decide whether the molecules move quickly or slowly. अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मॉलिक्यूल्स बहुत स्लो मूव होंगे। अगर वैन डर वाल फोर्सेस है या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन है तो मॉलिक्यूल्स बहुत फास्ट मूव होते हैं, ठीक है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। नाउ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज, अभी तक हमने सेपरेशन देख लिया, कैसे सेपरेट होता है। डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रिंसिपल है, ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड है। अब ये डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे वर्क करता है आगे देखेंगे, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ क्रोमैटोग्राफी की अगर मैं बात करूं तो आपकी एक पेपर क्रोमैटोग्राफी और एक है आपकी टीएलसी, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, आगे देखते हैं क्या प्रिंसिपल होता है, किस तरीके से एप्लीकेशन होता है, क्या क्या आप इनसे सेपरेट कर सकते हो, सारी चीजें देखेंगे। सी व्हाट इज पेपर क्रोमैटोग्राफी? सो पेपर क्रोमैटोग्राफी इज अ प्लेनार क्रोमैटोग्राफी। क्यों? क्योंकि ये जो आपका स्टेशनरी फेज है वो किसी कॉलम में पैक्ड नहीं है, एक प्लेन पेपर है। दैट्स व्हाई इट इज अ प्लेनार क्रोमैटोग्राफी टेक्निक इन विच जो आपका पेपर है इट एक्ट्स एज द स्टेशनरी फेज। यहीं पे हम गलती करते हैं, मैंने जानबूझ के ये स्टेटमेंट इसलिए लिखा है। देखो, पेपर स्टेशनरी फेज सबके दिमाग में होता है कि इफ दिस इज माय पेपर तो यही मेरा स्टेशनरी फेज होगा क्योंकि ये मूव तो हो नहीं रहा है, बट नहीं, पेपर आपका स्टेशनरी फेज नहीं है। स्टेशनरी फेज यहां पे आपका क्या होता है? सो योर स्टेशनरी फेज इज वाटर, योर स्टेशनरी फेज इज वाटर मॉलिक्यूल्स। आपके वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है? स्टेशनरी फेज है। कैसे वाटर मॉलिक्यूल्स? वो देखो, पेपर कैसे बनता है? सेल्यूलोज से। योर पेपर इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज फाइबर, ठीक है। पेपर किससे बना है? सेल्यूलोज फाइबर से बना है। इस सेल्यूलोज फाइबर का नेचर कैसा होता है? पोरस, ठीक है। पोरस का मतलब इट कैन होल्ड वाटर, ठीक है। पेपर कैसे बना है? सेल्यूलोज फाइबर से। सेल्यूलोज का नेचर कैसा है? पोरस। पोरस इट कैन होल्ड वाटर। अब इसी पोरस सेल्यूलोज फाइबर के अंदर जो अटैच्ड या फिर जो ट्रैप वाटर है वो आपका स्टेशनरी फेज के तरीके से काम करता है, ना कि पेपर इटसेल्फ। तो यहां पे आपके असर्शन रीजन के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स बने हैं। इस चीज को बहुत ध्यान से याद रखना है आपको कि स्टेशनरी फेज आपका वाटर मॉलिक्यूल होता है, ना कि आपका पेपर, ठीक है। क्लियर? नाउ, और कौन से वाटर? जो सेल्यूलोज फाइबर के अंदर एंट्रैप्ड है वो वाले, क्योंकि लिक्विड इज द सॉल्वेंट एक्ट एज द मोबाइल फेज। ये जो लिक्विड है ये आपका मोबाइल फेज के तरीके से काम कर रहा है, बट पेपर के अंदर ट्रैप्ड वाटर मॉलिक्यूल्स आपके स्टेशनरी फेज के तरीके से काम कर रहे हैं। सेल्यूलोज फाइबर के ऊपर आपके मॉलिक्यूल्स नहीं अटैच होंगे। जो वाटर है उस वाटर के साथ, आप वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ आपके मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? इंटरैक्शन शो करते हैं। क्लियर है बच्चों? ये नाउ प्रिंसिपल ऑफ पेपर क्रोमैटोग्राफी, तो ये पार्टीशन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। पार्टीशन प्रिंसिपल क्या होता है? डिफरेंशियल इंटरैक्शन आपको समझ में आया था कि किस तरीके से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अटैच होते हैं, चाहे स्टेशनरी फेज हो चाहे वो आपका मोबाइल फेज हो। नाउ पार्टीशन प्रिंसिपल ये कहता है कि आपके मॉलिक्यूल्स की एबिलिटी, ठीक है,
जिसके पास ज्यादा होगी, अगर स्टेशनरी फेज के पास ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स बहुत स्लो मूव करेंगे, मोबाइल फेज के पास है तो मॉलिक्यूल्स बहुत फास्ट मूव करेंगे। सो सेम तरीके से पार्टीशन प्रिंसिपल ये कहता है कि मॉलिक्यूल्स अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करते हैं, वेदर मोबाइल फेज में करते हैं या फिर वो आपके स्टेशनरी फेज में करते हैं, यही आपका पार्टीशन है। नाउ देखो, पार्टीशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंस बिटवीन टू इमिसिबल फेजेस। कौन से दो इमिसिबल? मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। एग्जांपल देखो, इमेजिन आपने ऑयल और वाटर को एक कंटेनर में ऐड कर दिया है। ऑब्वियस सी बात है, वो ऑयल एंड वाटर एक अलग अलग लेयर्स बना लेंगे, ठीक है। ये मेरा एक कंटेनर है, दिस पार्ट इज ऑयल एंड दिस पार्ट इज माई वाटर, ठीक है। ये मेरा ऑयल है, ये मेरा वाटर है, दो फेजेस हैं। अब मैंने इसमें क्या किया है? आयोडीन ऐड किया है। कुछ आयोडीन के मॉलिक्यूल्स इस पे मिक्स्ड होंगे और कुछ आयोडीन के मॉलिक्यूल्स इसमें मिक्स्ड होंगे, ठीक है। आयोडीन ऐड किया, नाउ ऐड आयोडीन, सम आयोडीन डिसॉल्व्स इन वाटर, कुछ आयोडीन वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे, सम डिसॉल्व्स इन ऑयल, कुछ ऑयल में डिसॉल्व हो जाएंगे। इसी को पार्टीशन कहा जाता है। इट डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ बिटवीन टू लेयर्स। ये आयोडीन मॉलिक्यूल्स अपने आप को किन्हीं दो लेयर्स में क्या करता है? बांट लेता है। क्लियर है? दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड पार्टीशन, बंटवारा जिसको आप कहते हो, ठीक है। तो इसी पार्टीशन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड आपका पेपर क्रोमैटोग्राफी है। क्लियर? नाउ सिमिलरली ड्यूरिंग द पेपर क्रोमैटोग्राफी मॉलिक्यूल्स रिपीटेडली पार्टीशन बिटवीन द स्टेशनरी फेज एंड द मोबाइल फेज। क्लियर है ये चीज? नाउ पार्टीशन अगर आपको समझ में आ गया, ठीक है, कि पार्टीशन क्या होता है, तो आपको पार्टीशन कोएफिशिएंट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं बात करूं आपके पार्टीशन कोएफिशिएंट की, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आपके के से, और ये सेपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। What is partition coefficient? So partition coefficient का मतलब the concentration of the molecule in the stationary phase raised the concentration of the molecules that is separated, ठीक है, या फिर that is participated in the separation technique. So concentration stationary phase में to concentration mobile phase में, ठीक है, यही आपका होता है partition coefficient। सिंपल टर्म्स में समझो, जैसे मैंने यहां पे आयोडीन वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है। आयोडीन में पेपर में जो मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे, पेपर वाले वाटर पे जो मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे वो, और सेम आयोडीन आपके वाटर के अंदर, कौन सा वाटर? जो आपका मोबाइल फेज के तरीके से काम कर रहा है या फिर हेक्सेन में काम कर रहा है, ठीक है। तो इसी सेपरेशन को हम पार्टीशन कहते हैं, और इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं पार्टीशन कोएफिशिएंट में, कि जो मॉलिक्यूल्स है वो ज्यादा स्टेशनरी फेज में चिपके हुए हैं या फिर उनकी अफिनिटी ज्यादा मोबाइल फेज पे है, ठीक है। सो द पार्टीशन कोएफिशिएंट एक्सप्रेस हाउ सॉल्यूट्स यानी आपका सेपरेटिंग मिक्सचर, योर सेपरेटिंग मिक्सचर is your solute. So the separating mixture itself between the two phases, और वो कौन कौन से आपके? स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। अब यहां पे ये चीज एग्जाम वाली है, ठीक है। अगर आपका के वैल्यू ज्यादा है, के वैल्यू ज्यादा कब होगा? जब आपका मूव जो कोएफिशिएंट, सॉरी, के वैल्यू ज्यादा कब होगा? जब आपके सॉल्यूट्स मोबाइल फेज में ज्यादा होंगे तब, ठीक है। अगर आपके मोबाइल फेज में सॉल्यूट्स ज्यादा होंगे या कम होंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता है। सॉल्यूट्स मूव कितना फास्ट कर रहे हैं उससे फर्क पड़ता है। देखो फॉर एग्जांपल हाई के है, के की वैल्यू ज्यादा है, पार्टीशन कोएफिशिएंट ज्यादा है, दैट मींस ग्रेटर अफिनिटी टुवर्ड्स द स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज के पास अफिनिटी ज्यादा होगी मॉलिक्यूल्स की चिपकने की। अगर आपका पार्टीशन कोएफिशिएंट का वैल्यू कम है, दैट मींस ग्रेटर अफिनिटी किसके तरफ होगी? मोबाइल फेज की तरफ। अगर मोबाइल फेज की तरफ अफिनिटी होगी तो मूवमेंट आपका क्या होगा यहां पे? फास्टर। वेयर एज अगर स्टेशनरी फेज की तरफ अफिनिटी होगी तो मूवमेंट आपका कैसा होगा? स्लोअर, ठीक है, स्लोअर मूवमेंट। यानी स्टेशनरी फेज में अगर आपका सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ऑब्वियस बात है, न्यूमरेटर अगर बड़ा होगा तो ये जो आपका है ये अपने आप कम हो जाता है, डिनोमिनेटर उससे छोटा होगा अगर, तो कॉन्सेंट्रेशन इन द मोबाइल फेज टू द कॉन्सेंट्रेशन इन द स्टेशनरी फेज, दैट इज योर पार्टीशन कोएफिशिएंट। और ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर
पार्टीशन कोएफिशिएंट हाई तो मूवमेंट स्लोअर, पार्टीशन कोएफिशिएंट लो तो मूवमेंट आपका क्या होगा, फास्टर। ठीक है, नाउ एग्जाम टिप आपको क्या ध्यान में रखना, अ लार्जर पार्टीशन कोएफिशिएंट जनरली रिजल्ट इन अ लोअर रिटेंशन फैक्टर वैल्यू। अब देखो के वैल्यू ज्यादा है यानी पार्टीशन कोएफिशिएंट ज्यादा है तो मूवमेंट स्लो होगी, अगर स्लो मूवमेंट है तो यानी रिटेंशन टाइम आपका यहां पे क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। ठीक है, अ लार्जर पार्टीशन कोएफिशिएंट जनरली रिजल्ट्स इन लोअर आरएफ वैल्यू बिकॉज द कंपाउंड स्पेंड्स मोर टाइम इन द स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में कंपाउंड्स आपके बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आरएफ वैल्यू बहुत कम आती है। ठीक है, देखो मैंने रिटेंशन फैक्टर बोला है, रिटेंशन फैक्टर क्या होता है, आपका सॉल्वेंट फ्रंट, आगे दिखाता हूं, अभी इसको स्टॉप करते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, रिटेंशन फैक्टर आगे देखते हैं। ठीक है, नाउ डेवलपमेंट मेथड्स इन पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये चीज समझ में आई कि किस तरीके से पार्टीशन कोएफिशिएंट काम करता है ना। पेपर क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स, सबसे पहले आपका असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, तो इस केस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास यहाँ पे पेपर है, इस पेपर पे मैंने क्या रखा है, एक सेपरेटिंग मिक्सचर रखा हुआ है, ये मेरा मोबाइल फेज एंड दिस इज माय स्टेशनरी फेज, और मॉलिक्यूल ये जो यहाँ पे आपका सॉल्यूट है, सॉल्यूट सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब करके, मतलब ये आपका क्या हो गया, मिक्सचर, और ये आपका हो गया सॉल्वेंट। ठीक है, ये आपका है सॉल्यूट, इसके अंदर से ये एब्जॉर्ब होते होते यहां तक पहुंचेगा और यहां से फिर ये क्या होगा, मूव होना स्टार्ट होगा। अगर ये यहां तक मूव हुआ तो इसे आप सॉल्वेंट फ्रंट के नाम से जानते हो। ठीक है, कि जितना टाइम, मतलब जो डिस्टेंस आपके सॉल्यूट ने ट्रेवल किया, दैट इज योर सॉल्वेंट फ्रंट। ठीक है, फ्रॉम द बेस लाइन, बेस लाइन क्या, जहां पे मैंने अपना मॉलिक्यूल्स रखा था। क्लियर है ये चीज, तो ये आपका असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी हो गया कि मॉलिक्यूल्स नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, आपका सॉल्वेंट नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। वेयर एज अगर सॉल्वेंट ऊपर से नीचे की तरफ आए वो आपका हो जाएगा डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, सॉल्वेंट मूव डाउनवर्ड्स, फॉर एग्जांपल इस तरीके से। ठीक है, ये आपका एक पेपर है। ठीक है, तो सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट नीचे की तरफ मूव हो रहा होता है इस तरीके से, सॉल्वेंट मूवमेंट डाउनवर्ड होगा आपका। अब जब डाउनवर्ड मूवमेंट होगा तो यहां से रिटेंशन टाइम बहुत कम लगेगा। क्यों, क्योंकि यहां पे आपका जो ग्रेविटी है, उस ग्रेविटी के प्रेजेंस में आपका सॉल्वेंट ऊपर से नीचे मूव हो रहा है। ठीक है, क्लियर, सो फास्टर देन द असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, बेटर फॉर लॉन्गर सेपरेशन। क्लियर, नाउ असेंडिंग डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, एक टाइम पे सॉल्वेंट ऊपर बढ़ेगा, एक टाइम पे सॉल्वेंट नीचे बढ़ेगा। ठीक है, सो सॉल्वेंट फर्स्ट मूव अपवर्ड्स, that is your ascending chromatography, when the solvent move downwards that is your descending chromatography। तो यहां से सेपरेशन ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि लंबा पाथ मिलता है आपके मॉलिक्यूल्स को सेपरेट होने के लिए, ज्यादा रिटेंशन टाइम होता है, यूजफुल फॉर इंप्रूव्ड सेपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स। क्लियर, नाउ नेक्स्ट इज योर रेडियल या फिर सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी। रेडियल या फिर आपका सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी, इस चीज में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक सर्कुलर पेपर है, या फिर आपके पास अगर इस तरीके से एक फ्लैट पेपर भी है, तो आप क्या करते हो, यहां पे आपका मिक्सचर सेंटर पे डालते हो, सेंटर पे आपने मिक्सचर डाला है। ठीक है, अब ये जो मूवमेंट होती है आपके मॉलिक्यूल्स की, वो रेडियली होती है सर्कुलर पाथ में, इस तरीके से आपके सॉल्यूट की फ्रॉम द इनर टू दी आउटर साइड होगी। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर मूवमेंट, दिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट मिक्सचर आप कह सकते हो। ठीक है, एंड फिर ये आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट एक बार ऊपर की तरफ बढ़ेगा, नीचे भी बढ़ सकता है, यहां भी मूव हो सकता है, यहां भी मूव हो सकता है। ठीक है, सो यहां से सेपरेशन आपको बहुत ज्यादा मिलती है। दिस इज योर रेडियल या फिर सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी के नाम से आप जानते हो। ठीक है, सैंपल इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पेपर, जनरली सर्कुलर पेपर ही हम यूज करते हैं। ठीक है, ताकि सेपरेशन बेटर हो, वरना आप स्क्वायर पेपर भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सॉल्वेंट मूव्स आउटवर्ड्स इन ऑल डायरेक्शन, सॉल्वेंट आपका आउटवर्ड्स मूव होता है सारे के सारे डायरेक्शन में, प्रोड्यूसेस कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर बैंड्स, और आपके जो बैंड्स है वो बैंड्स कैसे बनते हैं,
इस तरीके से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ मॉलिक्यूल्स यहां सेपरेट हुए, कुछ मॉलिक्यूल्स यहां हुए, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। सो दीज आर योर सेपरेटेड बैंड्स, ठीक है, दीज आर योर सेपरेटेड बैंड्स। नाउ नेक्स्ट इज योर टू डायमेंशनल क्रोमैटोग्राफी। ये आपका क्या है, टू डायमेंशनल क्रोमैटोग्राफी है। टू डायमेंशनल क्रोमैटोग्राफी में क्या होता है, आप एक ही पेपर को, एक ही सैंपल को दो अलग अलग जगह से क्या करते हो, सॉल्वेंट को मूव कराते हो। कैसे, वो देखो, द सैंपल इज डेवलप्ड इन वन सॉल्वेंट, ठीक है, एक बार आपने सॉल्वेंट लिया, उस सॉल्वेंट के अंदर आपने उसको रन कराया आपके मिक्सचर को, उसके बाद आपने दूसरा सॉल्वेंट लिया, ठीक है, और उस सॉल्वेंट को भी आपने क्या कराया, रन कराया, ठीक है। तो इससे सेपरेशन एफिशिएंसी बेटर हो जाती है। बट यहां पे आप क्या करते हो, सबसे पहले द सैंपल इज डेवलप्ड इन वन सॉल्वेंट, द पेपर इज ड्राइड, और फिर आप पेपर को आपके एयर ड्राई करते हो, एयर ड्राई करने के बाद रोटेट करते हो 90 डिग्री पे। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मेरा क्या था, सॉल्वेंट था, और ये मेरा यहां पे क्या था, पेपर था, ठीक है। अब इसको मेरा ये सॉल्वेंट वन, दिस वाज माय सॉल्वेंट वन एंड आई हैव अनदर सॉल्वेंट, ये है मेरा सॉल्वेंट टू। ये पेपर को पहले मैंने यहां पे मेरा क्या डाला, मेरा मिक्सचर था, सॉल्वेंट इस तरीके से मूव हुआ, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या किया, इसको 90 डिग्री टर्न कर दिया, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, 90 डिग्री टर्न किया। 90 डिग्री टर्न अगर ऐसे टर्न करूंगा तो यहां तक ये 45 डिग्री हो जाएगा, फिर एक और बार इसको अपसाइड डाउन कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। तो पेपर को मैंने 90 डिग्री पे यहां पे क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया है। इट इज देन डेवलप्ड इन दी सेकंड सॉल्वेंट, और फिर ये मेरा यहां पे जो सेपरेशन हो रहा है, वापस से इस तरीके से सॉल्वेंट मेरा मूव करता है और आपके मॉलिक्यूल्स प्रॉपर तरीके से क्या होते हैं, फिर सेपरेट हो जाते हैं। एडवांटेज क्या है इसका, एक्सीलेंट सेपरेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। फॉर एग्जांपल पहले वाले सॉल्वेंट से कुछ मिक्सचर सेपरेट नहीं हो पाए, जो कि दूसरे वाले सॉल्वेंट से हो जाएंगे। सो इट इज वेरी सिंपल, इसे ही हम कहते हैं टू डायमेंशनल क्रोमैटोग्राफी। ये आपका क्या है, टू डायमेंशनल क्रोमैटोग्राफी है। कॉमनली यूज्ड फॉर अमीनो एसिड्स एंड प्लांट मेटाबोलाइट्स को सेपरेट करने के लिए आप जनरली टू डायमेंशनल क्रोमैटोग्राफी का यूज करते हो। 90 डिग्री रोटेशन जरूरी याद रखना यहां पे टू डायमेंशनल क्रोमैटोग्राफी पे। इज दैट क्लियर? नाउ अब आया हमारा रिटेंशन फैक्टर, ठीक है। क्या होता है रिटेंशन फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएफ का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन प्लेनार क्रोमैटोग्राफी। रिटेंशन फैक्टर हम जनरली आपके कॉलम क्रोमैटोग्राफी में नहीं लेते। कॉलम क्रोमैटोग्राफी आपके एडवांस कंप्यूटर बेस्ड टेक्निक्स में यूज होता है। तो आरएफ जनरली आपका रिटेंशन फैक्टर जो है वो प्लेनार क्रोमैटोग्राफी में ज्यादा काम आता है, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्यूट, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा क्या था, पेपर था, ये मेरा सॉल्वेंट था, ठीक है, ये मेरा बेस लाइन था, दिस वाज माय बेस लाइन, यहां पे मेरा मिक्सचर था, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्यूट। फॉर एग्जाम्पल मेरे सॉल्यूट ने, पहला सॉल्यूट था मेरा, यहां पे आके रुका, दूसरा सॉल्यूट मेरा यहां है, तीसरा सॉल्यूट मेरा यहां पे है, 3 सॉल्यूट्स हो गए आपके पास। नाउ मेरा सॉल्वेंट जो था वो सॉल्वेंट मेरा यहां तक मूव किया, दिस वाज माय सॉल्वेंट। जहां तक सॉल्वेंट मूव होता है उसे हम सॉल्वेंट फ्रंट के नाम से जानते हैं। ये चीज क्लियर है? देखो क्या हो रहा है यहां पे, ये मेरा मॉलिक्यूल 1, ये मेरा मॉलिक्यूल 2, दिस इज माय मॉलिक्यूल 3। क्लियर? अगर मुझे मॉलिक्यूल 1 का रिटेंशन फैक्टर फाइंड आउट करना है तो फॉर एग्जांपल यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था। नाउ ये जो मेरा डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज माय 5 सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 5 नहीं आओ 2 मान लेते हैं, दिस वाज माय 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि मॉलिक्यूल 1 का रिटेंशन फैक्टर पता लगाओ, कैसे करोगे? आरएफ आपका कितना हो, क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी सॉल्यूट। सॉल्यूट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपका 2, ठीक है, सॉल्यूट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 ट्रेवल किया, एंड योर सॉल्वेंट फ्रंट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो 10 ट्रेवल किया। करो कितना होगा ये चीज, ऑब्वियस ही बात है 0 पॉइंट यहां पे आपका आ जाएगा 5, 2 5 जा 10, तो 0.5 यहां पे हो जाएगा। क्लियर? सो दिस इज माय आरएफ। क्लियर बच्चों ये चीज?
इस तरीके से आप क्या करते हो, आरएफ कैलकुलेट करते हो। इज दैट वेरी क्लियर? नाउ आगे बढ़ते हैं। आरएफ की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। दैट रिटेंशन फैक्टर हैज नो यूनिट, हम इसको किसी यूनिट में मेजर नहीं करते हैं। नाउ इट इज ऑलवेज बिटवीन 0 से लेके 1, 0 से लेके 1 तक ही रिटेंशन फैक्टर आपका जाएगा, ये बात ध्यान में रखनी है। ईच कंपाउंड हैज अ कैरेक्टरिस्टिक्स आरएफ अंडर फिक्स्ड एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास अमीनो एसिड्स में आपके या प्रोटीन मिक्सचर्स में, या फिर अगर हम बात करें शुगर्स की, तो ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फिर लैक्टोज, इन सब की आरएफ वैल्यू ऑलरेडी डिटरमाइंड है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू फिक्स्ड है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हर एक क्रोमेटोग्राफी में आरएफ वैल्यू सेम हो, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है आपके सॉल्वेंट के कंडीशन के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, एनवायरमेंट के ऊपर, इन सब के ऊपर ये क्या करती है, अफेक्ट करती है। पोलैरिटी के ऊपर, हाइड्रोफोबिसिटी के ऊपर अफेक्ट होता है। इस बात को ज्यादा मतलब आप अभी से इतना ध्यान में रखो कि यस इट हैज द फिक्स्ड एक्सपेरिमेंटल, अंडर फिक्स्ड एक्सपेरिमेंटल कंडीशन आरएफ वैल्यू हैज फिक्स्ड ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स। अब अगर मैंने आपको दे दिया, ठीक है, आपको एक मिक्सचर दे दिया शुगर्स का, मैंने आपको बताया पता लगाओ इसमें कौन कौन से मिक्सचर्स हैं, आपने क्या किया, एक स्टैंडर्ड चार्ट देखा कि अच्छा ओके, अगर आरएफ वैल्यू 0.5 आ रही है तो मेरा सुक्रोज होगा, आरएफ वैल्यू 0.4 आ रही है तो ये मेरा माल्टोज होगा, आरएफ वैल्यू 2 आ रही है तो 0.2 आ रही है तो ये मेरा ग्लूकोज होगा, और 0.1 आ रही है तो ये मेरा गैलेक्टोज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने स्टैंडर्ड चार्ट के साथ कंपेयर करके डिपेंडिंग अपॉन द आरएफ वैल्यू आपने शुगर्स का पता लगा लिया। क्लियर? तो इट इज अ वेरी सिंपल टेक्निक। अब अगर इसी शुगर के स्ट्रक्चर्स को आपको पता लगाना है, तब आपको एडवांस टेक्निक्स की तरफ जाना पड़ेगा, एडवांस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि आपका गैस क्रोमेटोग्राफी, आपका एचपीएलसी है, अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, इन सारे क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स को हम आगे कवर करेंगे, सो डोंट वरी। क्लियर? आरएफ वैल्यू हेल्प्स इन आइडेंटिफाई द अननोन कंपाउंड्स बाय द कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड्स, जो कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वही चीज यहां पे लिखी गई है। एग्जाम्पल भी यहां पे देख लो आपका। Now, distance traveled by the amino acid 4 centimeter, distance traveled by the solvent front is your 8 centimeter. अब RF निकालो, ये मेरा सॉल्यूट का डिस्टेंस हो गया, ये मेरा सॉल्वेंट फ्रंट हो गया, कितना आएगा 0.5, therefore the RF वैल्यू 0.5। हो सकता है कि अमीनो एसिड ये मेरा हो लाइजीन, ठीक है, जस्ट एन रैंडम एग्जाम्पल, ये मेरा लाइजीन हो, तो मेरे को पता चल गया ओके RF अगर मेरा 0.5 है तो ये मेरा लाइजीन होगा। इज दैट वेरी क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ इंटरप्रिटेशन ऑफ आरएफ, इस चीज का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लेना देना है। नाउ हाई आरएफ जो कि ऑलमोस्ट 1 तक जा सकता है, इसका मतलब क्या होगा, इट हैज द वीक इंटरेक्शन विद द स्टेशनरी फेज। अगर आपका आरएफ वैल्यू ज्यादा है, ऑलमोस्ट 1 तक है, तो यानी आपके स्टेशनरी फेज पे अफिनिटी आपके मॉलिक्यूल्स की कम थी, स्ट्रॉन्ग अफिनिटी टुवर्ड्स द मोबाइल फेज, मोबाइल फेज की तरफ अफिनिटी ज्यादा थी। क्लियर? कंपाउंड्स मूव वेरी फास्टर, क्योंकि सॉल्वेंट फ्रंट आपका बढ़ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। नाउ लोअर आरएफ वैल्यू यानी क्लोज टू 0, 0.1, 0.2, ये क्या डिटरमाइन करता है या डिफाइन करता है, दैट दी स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन विद दी स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज के साथ इंटरैक्शन ज्यादा था आपके मॉलिक्यूल्स का। क्लियर? वीक अफिनिटी टुवर्ड्स दी मोबाइल फेज, सिंपल सा लॉजिक है। नाउ कंपाउंड रिमेन्स क्लोजर टू दी ओरिजिन, कंपाउंड्स आपके ओरिजिन तक ही रह जाते हैं। फॉर एग्जांपल अफिनिटी अगर आपके मोबाइल फेज पे ज्यादा है तो कंपाउंड्स हो सकता है यहां तक मूव करे, ठीक है, यानी ये मेरा क्या होगा, हाई आरएफ, और ये मेरा क्या होगा, लो आरएफ। यानी ये मेरा बेसलाइन था, ये मेरा मिक्सचर था, ठीक है, सॉल्वेंट यहां तक मूव किया और कंपाउंड्स मेरे यहां तक मूव किए, ठीक है। वेयर एज ये मेरा बेसलाइन था, बेसलाइन से मेरा सॉल्वेंट मूव तो यहां तक हुआ, लेकिन जो कंपाउंड्स थे वो यहीं तक मूव हो पाए, ठीक है, यानी इसकी अफिनिटी स्टेशनरी फेज से ज्यादा थी। लो आरएफ वैल्यू ऑलमोस्ट 0 तक जो जाते हैं, 0.1, 0.2 इस तरीके से, ठीक है, तो उसकी अफिनिटी स्टेशनरी फेज पे ज्यादा होगी, मोबाइल फेज पे कम होगी, और कंपाउंड ओरिजिन तक ही सीमित रह जाते हैं। जैसे ये मेरा ओरिजिन था, ओरिजिन से देखो इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, वेरएज जब मोबाइल फेज से अफिनिटी ज्यादा होती है तो उस केस में डिस्टेंस देखो कितना ट्रेवल हुआ है। क्लियर? नाउ ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो आपके आरएफ वैल्यू को अफेक्ट करते हैं?
सो इट डिपेंड्स ऑन दी सॉल्वेंट कॉम्पोजिशन, जैसे मैंने आपको बताया था, पेपर की क्वालिटी कितनी है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी कितना है, सैंपल कॉन्सेंट्रेशन कितने अमाउंट में इनिशियल है, चेंबर का सैचुरेशन, अब ये चेंबर कॉलम क्रोमेटोग्राफी की बात हो रही है यहां पे, ठीक है। थिकनेस ऑफ द स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज कितना थिक है, पेपर तो एक नॉर्मल थिकनेस होगी, बट जब आप थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी पढ़ते हो तो उसमें आप क्या करते हो, सिलिका जेल्स वगैरह यूज करते हो आपका प्लेन बनाने के लिए, तो जितना ज्यादा थिक होगा उतना ही ज्यादा रिटेंशन टाइम होगा, ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल्स बहुत स्लो मूव करेंगे। पीएच ऑफ द सॉल्वेंट और द नेचर ऑफ द एनालाइट, इन सब के ऊपर आपका आरएफ वैल्यू डिपेंडेंट होता है। क्लियर? तो यहां पे खत्म होता है हमारा पेपर क्रोमेटोग्राफी। नाउ लेट जस्ट कंटिन्यू विथ योर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज अ काइंड ऑफ प्लेनार क्रोमेटोग्राफी। प्लेनार क्रोमेटोग्राफी है, इट इज एन इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ योर प्लेनार क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। पेपर क्रोमेटोग्राफी आप कह लो, पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी का ही ये क्या है, एक इंप्रूव्ड वर्जन है, ठीक है। यहां पे हम पेपर की जगह एक थिन लेयर यूज करते हैं एड्सॉर्बेंट मटेरियल का, जिसको फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ग्लास स्लाइड है, इस ग्लास स्लाइड के ऊपर मैंने फॉर एग्जांपल यहां पे सिलिका जेल था, उस सिलिका जेल को मैंने क्या कर रखा है, स्प्रेड कर रखा है एक थिन लेयर में। सो दिस इज माय सिलिका एंड दिस इज माय रिजिड सपोर्ट, ठीक है, दिस इज माय रिजिड सपोर्ट। तो दिस सिलिका इज माय स्टेशनरी फेज, नॉट दिस रिजिड सपोर्ट, ठीक है, दिस सिलिका इज माय स्टेशनरी फेज। क्लियर? नाउ टीएलसी प्राइमरली वर्क्स ऑन द एडसॉर्प्शन प्रिंसिपल, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, इस वजह से मैंने आपको देखो पेपर क्रोमेटोग्राफी पार्टीशन प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, वेयर एज जो आपका टीएलसी है वो एड्सॉर्प्शन के ऊपर वर्क करता है। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? कि इस सिलिका सरफेस पे, ठीक है, आपके मॉलिक्यूल्स किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं उसे आप एड्सॉर्प्शन कहते हो। सरफेस के ऊपर कितना ज्यादा वो चिपक रहे हैं, दैट इज नोन एज एड्सॉर्प्शन। आपने ये चीज देखी होगी कि इफ दिस इज द सरफेस, तो जो मॉलिक्यूल्स यहां पे रहते हैं दोज आर एड्सॉर्ब, ठीक है, वेरेस जो मॉलिक्यूल्स बॉटम पे आ गए दीज आर एब्सॉर्ब, ठीक है। सो दिस इज एड्सॉर्प्शन एंड दिस इज एब्सॉर्प्शन। क्लियर? द स्टेशनरी फेज स्ट्रांगली एड्सॉर्ब द मॉलिक्यूल, आपका जो स्टेशनरी फेज है वो आपके मॉलिक्यूल्स को एकदम स्ट्रांगली क्या करता है, पकड़ के रखता है। डिफरेंट कंपाउंड्स हैव डिफरेंट एब्सॉर्प्शन स्ट्रेंथ, जो जितना ज्यादा एब्सॉर्ब होगा उतना ही स्लो मूव होगा, और इस तरीके से आपका डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा मॉलिक्यूल्स का, और मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएंगे। इट इज वेरी सिंपल, दोज दैट आर वीकली एब्सॉर्ब मूव फास्टर, ठीक है, एंड दोज दैट आर स्ट्रांगली एब्सॉर्ब मूव स्लोअर। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, जो ज्यादा देर तक मॉलिक्यूल में रहने की, स्टेशनरी फेज पे रहने की अफिनिटी रखता है वो बहुत स्लो मूव होगा, बहुत स्ट्रांगली एड्सॉर्ब हुआ है वो आपके सिलिका जेल से। वेयर एज जो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एड्सॉर्ब नहीं हुआ है वो मोबाइल फेस की तरफ अपनी अफिनिटी ज्यादा रखता है, वो बहुत फास्ट मूव होगा। तो जो स्लो मूव हो रहा है वो पीछे रह जाएगा, जो फास्ट मूव हो रहा है वो आगे बढ़ जाएगा। सेपरेशन हो गया आपके मॉलिक्यूल्स का, वेरी सिंपल। क्लियर? नाउ स्टेशनरी फेजेस टीएलसी में कौन कौन से हो सकते हैं, तो आपका सिलिका जेल हो गया, यानी कॉमन एड्सॉर्बेंट्स, एड्सॉर्बेंट्स यानी जिस चीज के ऊपर कोई आके चिपके उसे हम एड्सॉर्बेंट्स कहते हैं, ठीक है। सो सिलिका जेल मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा सिलिका जेल यूज होता है। एल्यूमिना, सेल्यूलोज, कीजलगर्ग, ठीक है, कीजलगर्ग जिसे हम डायटोमिशियस अर्थ कहते हैं, ठीक है। नाउ सिलिका जेल इज हाईली पोलर, इस चीज को आपको ध्यान में रखना, अगले लेक्चर्स में आपको काम आएगा, ठीक है। सिलिका जेल इज हाईली पोलर एंड देयरफॉर रिटेन्स द पोलर कंपाउंड मोर स्ट्रांगली, यानी सिलिका अगर पोलर है तो पोलर लाइक अट्रैक्ट्स, ठीक है, ये मैग्नेट वाला मत समझना या मॉलिक्यूल्स वाला मत समझना, तो पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पे लाइक और जो लाइक मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे से आके चिपकते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, सिलिका जेल अगर पोलर है तो जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स आपके होंगे वो सिलिका जेल पे बहुत स्ट्रांगली रिटेन होंगे, वेरएज जो नॉन पोलर वाले होंगे वो आपके मोबाइल फेस पे ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। क्लियर ये चीज? तो सिलिका जेल इज हाईली पोलर एंड देयरफॉर रिटेन्स द पोलर कंपाउंड मोर स्ट्रांगली। क्लियर? तो ये सारे आपके स्टेशनरी फेज थे टीएलसी के। अगर हम बात करें मोबाइल फेज टीएलसी में कौन कौन से यूज होते हैं, तो आप डिपेंडिंग अपॉन हेक्सेन, क्लोरोफॉर्म, या फिर आप एसिटोनाइट्राइल,
आप ऑक्टेन्स, ये सारी चीजें क्या कर सकते हो मोबाइल फेज में। वाटर भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, तो ये आप यूज कर सकते हो। एक बात ध्यान में रखना इस चीज को, अगर आपका स्टेशनरी फेज, इफ योर स्टेशनरी फेज इज पोलर, तो आपका जो मोबाइल फेज होगा दैट शुड बी नॉन पोलर, ठीक है, मोबाइल फेज आपका नॉन पोलर होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। या फिर वाइस वर्सा, अगर स्टेशनरी फेज पोलर है तो मोबाइल फेज आपका नॉन पोलर होगा, और अगर मोबाइल फेज पोलर है तो स्टेशनरी फेज आपका नॉन पोलर होगा, वरना मोबाइल फेज स्टेशनरी फेज एक दूसरे से ही अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो सेपरेशन नहीं हो पाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। विजुअलाइजेशन ऑफ टीएलसी स्पॉट्स। अब ये विजुअलाइजेशन क्या है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, इस वजह से मैंने ये टॉपिक इंक्लूड कर दिया था। प्रिंसिपल वगैरह सारी चीजें समझ में आई ना, दैट टीएलसी वर्क्स ऑन एड्सॉर्प्शन प्रिंसिपल वेयर एज पेपर क्रोमैटोग्राफी वर्क्स ऑन पार्टीशन प्रिंसिपल। ठीक है, किस तरीके से आप टीएलसी के स्पॉट्स को विजुअलाइज कर सकते हो, तो बेसिकली बहुत सारे कंपाउंड जो आपके कलरलेस होते हैं उनको विजुअलाइज करने के लिए आपको यूवी लैंप की जरूरत पड़ती है। आपने क्या किया, आपके टीएलसी जब आपका परफॉर्म हो गया तो आपने यूवी लैंप के अंडर उस टीएलसी को रखा और आपने मॉलिक्यूल्स को क्या किया, विजुअलाइज किया इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी। फ्लोरेसेंट प्लेट्स ऑब्जर्वर अंडर यूवी लाइट, यूवी अब्सॉर्ब द कंपाउंड्स अपीयर डार्क स्पॉट। जब यूवी एब्सॉर्ब करते हैं आपके कंपाउंड्स तो वो डार्क स्पॉट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस तरीके से आपके कलरलेस मॉलिक्यूल कलर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होके हमें विजुअलाइज हो जाते हैं। नाउ आयोडीन चेंबर, आयोडीन चेंबर में क्या होता है, हमारा जो टीएलसी है उसके ऊपर हम आयोडीन के स्प्रेस छिड़कते हैं। स्प्रेस छिड़कने के बाद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, आयोडीन वेपर्स इंटरैक्ट विद दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ब्राउन स्पॉट्स बिकम विजिबल। ठीक है, आयोडीन छिड़का मतलब आयोडीन के वेपर्स हमने इसके ऊपर छिड़के हैं। ठीक है, सो जो आयोडीन के वेपर्स हैं वो आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करते हैं और वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमें दिखने लगते हैं। नेक्स्ट इज योर निनहाइड्रिन स्प्रे। हम क्या करते हैं, यूज ऑफ अमीनो एसिड्स, जनरली अमीनो एसिड्स के लिए यूज करते हैं। प्रोड्यूसेस पर्पल वॉयलेट स्पॉट। हम निनहाइड्रिन एक कंपाउंड है, केमिकल है, जिसको हम स्प्रे करते हैं आपके टीएलसी जिसपे आपने परफॉर्म किया है, तो आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं जो सेपरेट हुए हैं वो पर्पल कलर के स्पॉट्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। उसी के साथ साथ आप सल्फ्यूरिक एसिड भी स्प्रे कर सकते हो, दैट इज फॉलोड बाय हीटिंग। सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बाद आपके मॉलिक्यूल्स की हीटिंग होगी। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए हम इनका क्या करते हैं, यूज करते हैं। नाउ एनिसल्डेहाइड रिएजेंट, ठीक है, एनिसल्डेहाइड रिएजेंट, इट इज यूजफुल फॉर शुगर एंड स्टेरॉइड्स। तो इंपॉर्टेंट क्या है, यूवी लैम्प से आप ऑलमोस्ट हर एक कलरलेस कंपाउंड को कर सकते हो। आयोडीन चेंबर्स ब्राउन कलर के स्पॉट्स देता है, निनहाइड्रिन पर्पल या वॉयलेट कलर के स्पॉट्स देता है। जनरली आप अमीनो एसिड्स के लिए यूज करते हो, और जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है वो जनरली हीटिंग के बाद आपका विजुअलाइज होता है, और आप इसके लिए आप इसको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को स्टडी करने के लिए यूज करते हो। वेराज जो एनिसल्डेहाइड रिएजेंट्स होते हैं ये आप शुगर्स और स्टेरॉइड्स के विजुअलाइजेशन के लिए यूज करते हो आफ्टर द सेपरेशन। ठीक है, टर्पेनॉइड्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स, इन सब के लिए आप क्या यूज करते हो, एनिसल्डेहाइड यूज करते हो। इज दैट क्लियर? नाउ टीएलसी बनाया क्यों गया था, क्योंकि पेपर क्रोमैटोग्राफी से ज्यादा फास्ट होता था आपका टीएलसी। ठीक है, रिजोल्यूशन बेटर देता था, उसी के साथ साथ रिप्रोड्यूसिबिलिटी ज्यादा बेटर थी, यानी आप इसको बहुत बार परफॉर्म कर सकते थे। सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू पेपर क्रोमैटोग्राफी, ज्यादा अच्छे से मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, सेपरेट करता है। स्मॉल सैंपल रिक्वायरमेंट, सैंपल की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। वाइड चॉइस फॉर स्टेशनरी फेज, मतलब आप यहाँ पे अब आपका स्टेशनरी फेज सिर्फ सेल्यूलोज फाइबर के अंदर एंट्रैप्ड वाटर मॉलिक्यूल नहीं, आपके पास सिलिका जेल है, एल्यूमिना है, आपके पास डायटोमिशियस अर्थ है, कीजलगर्ग जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ या वाइड रेंज ऑफ स्टेशनरी फेजेस आप यूज कर सकते हो। इट इज सुटेबल फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस। व्हाट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्वांटिटेटिव में कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, क्वालिटेटिव में कौन कौन से प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ कैन मॉनिटर द रिएक्शन प्रोग्रेस, उसी के साथ साथ इट इज यूजफुल फॉर चेकिंग द सैंपल प्योरिटी। इस वजह से आपके टीएलसी को बनाया गया था, बिकॉज ये बहुत सारे एडवांटेजेस शो करता था आपके नॉर्मल ट्रेडिशनल पेपर क्रोमैटोग्राफी से रिलेटेड। क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो पेपर क्रोमैटोग्राफी और जो हमने टीएलसी आज कवर की है, और इसी के साथ साथ जनरल जो हमने क्रोमैटोग्राफिक टेक्निक्स के बारे में जाना था और उसके प्रिंसिपल्स, वो सब आपको समझ में आया होगा।
फॉर मोर सच वीडियोस मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि मैं इस चैनल पे CUET PG लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री हो, ऑलमोस्ट सारे लाइफ साइंस के डोमेन्स के पेपर्स को कवर करूंगा, सो यू कैन एस योर प्रिपरेशन। ऑलराइट, आज के वीडियो को करते हैं यहीं पे स्टॉप। मिलते हैं हम आपसे CUET PG के नेक्स्ट लेक्चर में।